तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक, यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो देखते हैं इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है बेसिकली। देखिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द डिवीजन एंड एनलार्जमेंट ऑफ सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ हो रही है या वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, यानी अपने जैसा इंडिविजुअल तैयार कर रहा है, तो उसके लिए ये डिवीज़न और एनलार्जमेंट ऑफ सेल, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हैं, दो बहुत इम्पॉर्टेंट काम हैं जो उसको करना ही पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली सेल्स ही होंगी जिसके डिवीज़न और एनलार्जमेंट यानी कि बड़े होने से उस पूरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हेल्प मिलेगी। इसके बाद द मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सेल रिप्रोडक्शन। यानी सेल रिप्रोडक्शन क्या है? सेल की डिवाइड होने का जो मैकेनिज्म है और इसकी वजह से सेल की संख्या में जो बढ़ोतरी है या सेल जो मल्टीप्लाई कर रही हैं, इसी को दोनों को मिला के सेल रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले सेल साइकिल की कि आखिर सेल जब रिप्रोड्यूस करती है या सेल डिवाइड करती है, अपनी जैसी दूसरी सेल तैयार करती है, तो किस किस साइक्लिक इवेंट से होकर सेल गुजरती है। तो सेल साइकिल क्या है? इट इज द लाइफ पीरियड ऑफ ए सेल ड्यूरिंग विच ए सेल सिंथेसाइजेज डीएनए। यानी कि सेल साइकिल के दौरान सेल क्या करती है? नए डीएनए की सिंथेसिस करती है, ग्रोज यानी कि बढ़ती है, एंड डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। तो ये काम सेल साइकिल के दौरान होता है। सेल ग्रोथ, बेसिकली सेल ग्रोथ में होता क्या है? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो सेल का बढ़ जाता है। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो सेल ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन जो डीएनए सिंथेसिस है, इट अकर्स ओनली एट ए स्पेसिफिक स्टेज। ये किसी खास स्टेज पे ही होता है, ये हमेशा नहीं होता रहता है। जबकि सेल ग्रोथ हमेशा होती रहती है, ये एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब ये जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का, वो वेरी करता है इन ईच ऑर्गेनिज्म एंड ईच सेल टाइप। यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है, वो अलग अलग होगी। साथ ही किसी एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल टाइप में भी जो सेल साइकिल का टाइम है या ड्यूरेशन है वो अलग अलग होता है। जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल, जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होती है उसका ड्यूरेशन क्या होता है? जैसे ह्यूमन सेल का अगर एग्जांपल लें, वो होता है 24 घंटा। यानी हमारी सेल जो है वो 24 घंटे में अपनी एक साइकिल, सेल डिवीजन की एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है। जबकि यीस्ट की अगर हम बात करें, यीस्ट भी यूकैरियोटिक सेल ही होती है, केवल 90 मिनट्स लगते हैं उसको अपनी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो यीस्ट बेसिकली क्या है? ये एक फंगस है। तो यूकैरियोटिक होने के बावजूद इसमें सिर्फ 90 मिनट में साइकिल कंप्लीट हो जाती है, जबकि हमारे केस में 24 घंटे लगते हैं, पूरा एक दिन। अब सेल साइकिल जो है, इसमें दो बेसिक फेजेस होते हैं। कौन कौन से? पहला इंटरफेज और दूसरा एम फेज। एम फेज को माइटोटिक फेज भी कहते हैं। तो ये दो फेज हो गए सेल साइकिल के। अब यहाँ पे अगर डायग्राम में थोड़ा हम ध्यान से देखना चाहें तो एम फेज जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एम लिखा हुआ है, ये बेसिकली माइटोटिक फेज या एम फेज है। और बाकी पूरा का पूरा ये जो रेड कलर से यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये क्या है? ये इंटरफेज है। इसका मतलब कि सेल मोस्टली पूरी साइकिल के दौरान इंटरफेज में रहती है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो एम फेज या माइटोटिक फेज में जाती है, जिसमें एक्चुअल डिवीजन सेल का हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये दो सेल्स आपको नजर आ रही हैं, यानी एक से दो कम, जैसे ही एम फेज कंप्लीट होता है एक से दो सेल्स बन जाती हैं। अब अगर इंटरफेज की बात करें तो हमको इंटरफेज में भी कई फेजेस नजर आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला फेज होता है G1 फेज, दूसरा फेज होता है S फेज, और तीसरा फेज होता है G2 फेज। यानी इंटरफेज के अंदर ही ये तीन फेजेस प्रेजेंट होते हैं, G1, S और G2। बाकी M फेज तो अलग है ही है।
यहीं पे एक और फेज आपको देखने के लिए मिल रहा है जिसको G0 या बेसिकली इसको G0 फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सेल साइकिल जो है वो या सेल जो है वो डिवीजन ना करके उसी फेज में या जीवन फेज में अरेस्टेड रहती है, जिसको हम बेसिकली G0 फेज कह देते हैं। यानी अब ये आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि S फेज में नहीं जाएगी, फिर G2M में नहीं जाएगी, इसी फेज में ये प्रेजेंट रहेगी। अब हम बात करेंगे डिटेल में इंटरफेस की, जिसको रेस्टिंग फेज भी कह दिया जाता है। एक्चुअली में ये एक मिसनोमर है। इंटरफेज का मतलब कि रेस्टिंग फेज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि सेल इस दौरान आराम कर रही होती है, सेल बहुत सारे काम कर रही होती है, जो कि अभी हम देखेंगे आगे। तो इंटरफेज क्या है? इट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस, यानी एक एम फेज और उसके बाद जब दूसरा एम फेज आएगा तो इन दोनों एम फेजेस के बीच का जो फेज होता है उसी को हम इंटरफेज कहते हैं। इसमें क्या होता है? इंटरफेज के दौरान सेल ग्रोथ होती है और डीएनए की सिंथेसिस होती है। और ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इट लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। वो आपको डायग्राम से भी देख के समझ में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सेल इंटरफेज में ही प्रेजेंट है। कितने टाइम में? लगभग 95% टाइम में। यानी कि अगर 1 घंटे की सेल साइकिल है तो उसमें मान के चलिए कि 50 मिनट तो इंटरफेज में ही सेल होगी और सिर्फ 10 मिनट में एम फेज कंप्लीट कर लेगी। अब इंटरफेज में खुद 3 फेजेस प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में बताया, यहां आप देख भी सकते हैं। पहले को हम कहते हैं जीवन फेज या गैप 1, या इसी को एंटी फेज भी कहते हैं। दूसरे को हम एस फेज कहते हैं। एस का मतलब सिंथेटिक फेज। तो क्या सिंथेसाइज हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होगी, इसीलिए इसको सिंथेटिक फेज कहते हैं, क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है सेल साइकिल में। तीसरा फेज जो इंटरफेस का है उसको G2 या गैप 2 फेज कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो G1 हो गया गैप 1, S सिंथेटिक फेज, और G2 गैप 2 फेज हो गया। अब G1 फेज की बात थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। तो G1 फेज, गैप 1 फेज या एंटी फेज, ये पहली ग्रोथ फेज होती है, यानी कि ये पहला फेज है जिसमें सेल ग्रो करती है। इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइटोटिक फेज और सिंथेटिक फेज के बीच का ये जो फर्स्ट गैप फेज है, इसी को हम G1 फेज कह रहे हैं। तो ये टाइम इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें मेन इवेंट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहली बात की कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल, सेल लगातार ग्रो करती रहती है। दूसरा इवेंट क्या होता है कि सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, यानी कि सेल में तमाम तरीके की बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं। तीसरा इवेंट क्या होता है इसमें? इट प्रिपेयर्स मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि अगले स्टेप में यहाँ पे सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होना है। तो इस रेप्लिकेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी मशीनरी को तैयार करने का जिम्मेदारी जो है वो G1 फेज में ही होता है। देन फोर्थ, सिंथेसाइजेज आरएनए एंड प्रोटीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैप 1 या G1 फेज में आरएनए और प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। अब सिंथेटिक फेज की बात करते हैं, एस फेज की, ये वाला। तो यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे होता है, यानी कि डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है सेल के अंदर। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, 2 गुना डीएनए हो जाता है हर एक सेल में, बट क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज्ड। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डीएनए का कंटेंट तो डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम की संख्या नहीं बढ़ती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि पहले जो क्रोमोसोम था वो, यानी कि रेप्लिकेशन स्टेज के पहले जो क्रोमोसोम था उसमें सिंगल क्रोमैटिड प्रेजेंट था, एक क्रोमैटिड। और जब एस फेज कंप्लीट हो गया तो यानी कि आफ्टर एस फेज या सिंथेटिक फेज के बाद इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स आ जाते हैं। तो एक क्रोमैटिड ये हो गया और दूसरा क्रोमैटिड ये हो गया। तो क्रोमोसोम की संख्या तो वही रही, क्योंकि क्रोमोसोम की संख्या हम कैसे डिफाइन करते हैं? क्रोमोसोम की संख्या हम डिफाइन करते हैं सेंट्रोमियर से। काउंट जब हम करते हैं क्रोमोसोम को तो सेंट्रोमियर या ये जो सेंट्रल पॉइंट है क्रोमोसोम का उससे काउंट करते हैं। तो यहाँ भी एक ही सेंट्रोमियर है और यहाँ भी सिंगल सेंट्रोमियर ही प्रेजेंट है।
तो क्रोमोसोम की संख्या एक ही रहेगी, लेकिन देखिए क्रोमैटिड्स यहाँ पे दो हो गए। क्यों दो हो गए क्रोमैटिड्स? क्योंकि यहाँ पे डीएनए का कंटेंट डबल हो गया है। अच्छा, एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें तो जो रेप्लिकेशन है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन साइटोप्लाज्म। तो डीएनए कहाँ रेप्लिकेट होगा? न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन सेंट्रियोल्स कहाँ पे डुप्लीकेटेड होंगे या कहाँ पे उनका संख्या बढ़ेगी? साइटोप्लाज्म में। सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अभी आगे सेल डिवीजन में, इसलिए उनको भी दो, उनकी संख्या भी दो होना जरूरी है, क्योंकि सेल जो इस तरह से तैयार होती है, इस सेल के दोनों पोल्स पे एक एक सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होना, एक एक सेंट्रियोल पेयर प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली में सेंट्रियोल जो होते हैं वो सेंट्रोसोम्स से बने होते हैं, तो सेंट्रोसोम्स का पेयर होता है, नॉट ऑफ द सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एक ऊपर एक नीचे, तो दो सेंट्रियोल चाहिए, तो वो कहाँ पे डिवाइड होंगे? साइटोप्लाज्म में। अब बात करते हैं तीसरे फेज ऑफ इंटरफेज की, यानी कि G2 फेज। तो G2 फेज या गैप 2 फेज में इसको क्या कहते हैं? सेकेंड ग्रोथ फेज। यहाँ फिर से सेल की ग्रोथ होती है, सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूज। यहाँ पे फिर से आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस कंटिन्यू करती है। एंड नाउ द सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड गैप फेज, ये देखिए, इसके बाद सेल को माइटोटिक फेज में जाना है, यानी कि अब इसके बाद सेल एक्चुअल डिवीजन फेज में चली जाएगी। अब आते हैं हम एम फेज या माइटोटिक फेज में। तो एम फेज या माइटोटिक फेज जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ह्यूमन सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है एम फेज। इसका मतलब क्या हो गया? टोटल 24 घंटे लगते हैं सेल साइकिल को कंप्लीट होने में ह्यूमंस में, उसमें से माइटोटिक फेज जो होता है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है, यानी कि इंटरफेस कितनी देरी के लिए होगा? 23 घंटे के लिए। तो 23 और 1 मिला के 24 हो जाएगा। अब ये जो एम फेज होता है इसमें दो फेजेस होते हैं या दो इवेंट्स होते हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये क्या है? ये पेरेंट सेल है, जो पेरेंट सेल का मतलब जो सेल डिवाइड होने जा रही है। तो डिवीजन के बाद क्या होगा? पहले शुरू में क्या होगा कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। देखिए अभी साइटोप्लाज्म इसका जुड़ा हुआ है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग हो गए हैं। तो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया, अब इसका साइटोप्लाज्म भी यहाँ से डिवाइड करेगा, तब दो अलग अलग सेल्स हमको मिलेंगी, तो इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। यानी जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है देन दिस प्रोसेस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। अच्छा, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि डिवाइड नहीं करती हैं, जैसे कि हार्ट की सेल्स। क्योंकि ये हार्ट है, क्योंकि सेल्स को डिवाइड करने की इनको ज़रूरत नहीं है। अगर हार्ट की सेल्स डिवाइड करेंगी तो हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, और हार्ट का साइज बढ़ेगा तो वो एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है, जिसको हम कहते हैं कार्डियोमिगैली। तो ये एक समस्या बन जाएगी। तो इसीलिए हार्ट की सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं करती हैं। जबकि जो दूसरी सेल्स होती हैं, अदर सेल्स, डिवाइड ओनली अकेशनली, यानी कि ज़रूरत पड़ने पे ही डिवाइड करती हैं। और ज़रूरत कब पड़ती है? टू रिप्लेस डैमेज्ड और डेड सेल्स। जैसे कि मान लीजिए ये नाखून के किनारे ये चोट लग गई इस तरह से, अब इस चोट को रिपेयर करना है, हील करना है, तो देखिए यहाँ की अगल बगल की सेल्स जो है वो डिवाइड करना शुरू करेंगी। थोड़ी हीलिंग हुई और डिवाइड करते करते फाइनली ये प्रॉपर हीलिंग हो जाएगी। तो वुंड या इंजरी होती है तो सिर्फ उसी दौरान ये सेल्स डिवाइड करती हैं, ये नहीं कि हमेशा डिवाइड करेंगी। तो ओकेजनल डिवीजन होता है सेल्स में। तो कुछ सेल्स नहीं करती हैं डिवाइड, कुछ सेल्स ओकेजनली डिवाइड करती हैं, और कुछ सेल्स हमेशा डिवाइड करती हैं। हमेशा डिवाइड करने वाली सेल्स जैसे कि इंटेस्टाइन की लाइनिंग वाली सेल्स, माउथ की या बक्कल कैविटी की जो सेल्स होती हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि लगातार हम लोग खाना पीना खाते रहते हैं, तो जो लाइनिंग की सेल्स है वो घिसती रहती हैं, डेड होती रहती हैं, वहाँ से हटती रहती हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए हमेशा नई सेल्स आती रहती हैं। जैसे हमारे स्किन की ही सेल्स अगर आप ले लीजिए, तो स्किन की ऊपरी सरफेस की जो लेयर होती है एपिडर्मिस वाली,
उसकी सेल्स हमेशा जो है वो शेड ऑफ होती रहती हैं, निकलती रहती हैं शरीर से टूट टूट के, तो उनको रिप्लेस करने के लिए नई सेल्स चाहिए, तो उसमें हमेशा डिवीजन होता रहता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज एंड एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज। समझ रहे हैं? मतलब कि कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कभी नहीं डिवाइड करती, जैसे अभी हमने हार्ट सेल का एग्जांपल लिया था। तो अगर वो डिवाइड नहीं करती हैं तो उनको क्या करना है, उनको सेल साइकिल से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि सेल साइकिल में पड़ी रहेंगी तो फिर से डिवाइड करती रहेंगी। तो वो क्या करती हैं, दे एग्जिट जीवन फेज। देखिए यहाँ जीवन फेज से ये सेल जो है ये बाहर निकल गई, और बाहर यहाँ तक आ रही थी, और ये यहाँ के बाद ये ऐसे बाहर निकल गई। अब ये इसी जीवन फेज G0 फेज या गैप 0 फेज में ही रोटेट करती रहेगी। यहाँ पे रोटेट इन द सेंस कि इसी में प्रेजेंट रहेगी, ये फर्दर इधर की ओर मूव नहीं करेगी, क्योंकि इधर की ओर अगर मूव करेगी तो फिर से नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और इसको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन इसको डिवाइड नहीं करना है। तो ये जो जीवन फेज से बाहर निकल जाती हैं और इनएक्टिव स्टेज में एंटर कर जाती हैं, तो उस स्टेज को क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज कहते हैं। सच सेल्स रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट प्रोलिफरेट। ये सेल्स मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहती हैं लेकिन ग्रो नहीं करती, अपनी संख्या नहीं बढ़ाती हैं। हार्ट की सेल्स भाई मेटाबॉलिकली एक्टिव तो हैं ही हैं, लेकिन अपना नंबर नहीं बढ़ाती हैं, तो वो G0 फेज या गैप 0 फेज में या क्विसेंट फेज में प्रेजेंट रहती हैं। अब हम बात करते हैं एक्चुअल माइटोसिस की। तो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस इज द सेल डिवीजन, माइटोसिस इज द सेल डिवीजन अकरिंग इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स का मतलब क्या हो गया, सेल्स दैट मेक द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने वाली जो सेल्स होती हैं या बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, वो सोमैटिक सेल्स कहलाती हैं। सोमा मतलब होता है बॉडी। बेसिकली हमारे शरीर में या एनिमल्स के शरीर में दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं जर्मिनल सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स जो होती हैं वो बॉडी को फॉर्म करने का काम करती हैं, और जो जर्मिनल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो गैमीट्स बनाती हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इनका सिर्फ वही काम है, सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम करना। तो इसलिए माइटोसिस जो है वो बेसिकली सोमैटिक सेल्स में होता है, जबकि जर्मिनल सेल्स में क्या होता है, कौन सा टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जर्मिनल सेल्स में होता है मियोसिस, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये थोड़ा अलग टाइप का सेल डिवीजन है। तो लेट्स मूव क्विकली। तो सोमैटिक सेल्स में जो डिवीजन हो रहा है वो माइटोसिस कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल यानी बराबरी का डिवीजन है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज सेम। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में या अगली प्रोजेनी सेल्स में भी होंगे, इसीलिए इक्वेशनल यानी बराबरी का डिवीजन है ये। माइटोसिस इज जनरली सीन इन डिप्लॉयड सेल्स। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि माइटोसिस जो है वो डिप्लॉयड सेल्स में देखी जाती है इन जनरल, लेकिन इट ऑल्सो अकर्स इन हैप्लॉयड सेल्स ऑफ सम लोअर प्लांट्स एंड सम सोशल इंसेक्ट्स, जैसे कि हनी बी का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जहाँ पे मेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, यानी हैप्लॉयड मेल। हैप्लॉयड का मतलब कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉयड का मतलब कि डबल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर अगला पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स। मतलब माइटोसिस के दौरान सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसका काफी वृहद स्तर पे रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि पुनर्व्यवस्थापन होता है। तो अब देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि माइटोसिस में दो फेजेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस।
तो अगर कैरियोकाइनेसिस की बात करें, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कैरियोकाइनेसिस में फिर से 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो इसमें बेसिकली ये आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, ये ओरिजिनल स्लाइड्स के डायग्राम हैं कि प्रोफेज में क्या हो रहा है। जैसे ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो प्रोफेज के हो रहे हैं। इसमें ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो रही है, और ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर दिए हैं। और फाइनली ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क था वो कंडेंस होके प्रॉपर क्रोमोसोम बना लिया है। ये देखिए प्रॉपर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स तैयार हो गए हैं। तो इतना काम प्रोफेज में हो जाता है। इसके बाद मेटाफेज में क्या होता है कि ये सारे क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, यानी ये गोले का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको इक्वेटर कहते हैं या मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, तो इस पे अरेंज हो जाता है। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड करते हैं और आधा हिस्सा चला जाता है ऊपर की तरफ और रेस्ट हाफ चला आता है नीचे की तरफ, यानी डिवाइड कर जाते हैं। और टीलोफेज में प्रॉपरली जो प्रोफेज में इवेंट्स हो रही थी उसी का उल्टा हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपीयर हो जाती है, क्रोमोसोम्स जो है फिर से डीकंडेंस होके क्रोमैटिन फाइबर बना लेते हैं। तो इसको ऊपर के डायग्राम से आप कंपेयर करके देख सकते हैं। अब इन इवेंट्स को या इन फेजेस को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले प्रोफेज की बात करेंगे। तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज सबसे पहली बात तो ये है कि लॉन्गेस्ट फेज होता है माइटोसिस का, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इट फॉलोज द एस एंड G2 फेजेज ऑफ इंटरफेज, यानी कि एस फेज आएगा, फिर G2 फेज आएगा, फिर प्रोफेज आएगा। इन द एस एंड G2 फेजेज DNA मॉलिक्यूल्स आर इंटरट्विन्ड। तो एस और G2 फेज में ये जो DNA के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरह से इंटरट्विन फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, या हम कहें कि ये क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। थ्रेड मतलब होता है धागा। तो ये बेसिकली थ्रेड के फॉर्म में, अभी प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं नजर आ रहा है। ये कौन सी स्टेज है, अर्ली प्रोफेज की, यानी अभी शुरुआत में है प्रोफेज। अब प्रोफेज के कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स की अगर हम बात करें तो जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है या क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं वो अनटैंगल होते हैं, यानी कि सुलझ जाते हैं। पहले क्या है, उलझे हुए रहते हैं, लेकिन प्रोफेज में वो अनटैंगल होते हैं या सुलझ जाते हैं और वो कंडेंस हो जाते हैं टू फॉर्म माइटोटिक क्रोमोसोम। कंडेंस मतलब कि धागा इकट्ठा होता है और क्रोमोसोम का स्वरूप ले लेता है। दे आर सीन टू बी composed ऑफ 2 chromatids अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। तो 2 क्रोमैटिड्स होते हैं और वो दोनों क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर के पॉइंट पे एक दूसरे से अटैच रहते हैं, जैसे ऊपर के डायग्राम में हमने अभी एक्सप्लेन किया था। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं दे बिगिन टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो यहाँ पे अगर ये सेंट्रोसोम्स हम मान के चलें कि इसके अंदर ये सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, यानी कि ये इधर की तरफ मूव करेगा और ये नीचे की पोल की तरफ मूव करेगा। ये बेसिकली सेंट्रियोल कहलाता है, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोसोम्स। स्पिंडल फाइबर बनाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब ध्यान दीजिए, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। हर एक सेंट्रियोल से इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से निकलना शुरू हो जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल तो आप पढ़े ही हैं, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, एस्टर। तो द 2 एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्स माइटोटिक apparatus, यानी कि जो एस्टर्स हैं और स्पिंडल फाइबर्स हैं ये एक साथ मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, माइटोटिक apparatus। ये लेट प्रोफेज की कहानी है। अब जो सेल्स होती है एट द एंड ऑफ प्रोफेज दे डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि
प्रोफेज खत्म होते होते ये सारे ऑर्गेनेल्स एक तरह से डिसअपियर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप ये सब डिसअपियर हो जाता है, लेट प्रोफेज कहें या एट द एंड ऑफ प्रोफेज कहें। फिर प्रोफेज जब खत्म होता है तो मेटाफेज स्टार्ट होता है। तो मेटाफेज में क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है, कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका होता है। हेंस द क्रोमोसोम्स स्प्रेड थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो गई है, इसलिए जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में चले आए हैं, सेल की साइटोप्लाज्म में। क्रोमोसोम्स का जो कंडेंसेशन होता है वो मेटाफेज तक आते आते कंप्लीट हो चुका होता है, एंड दे कैन बी स्टडीड इजीली अंडर माइक्रोस्कोप। यानी कि अगर माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करना है तो मेटाफेज सबसे अच्छी फेज होती है। और दे विल हैव 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो कि हमने अभी आपको बताया। यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स एम फेज, यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स बने हैं ये मेटाफेजिक प्लेट पे या इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होना शुरू हो रहे हैं, और यहाँ मेटाफेज जब आ गई तो यहाँ पे पूरी तरह से ये अरेंज हो चुके हैं। ये भी इसी का डायग्राम है, यहाँ पे देखिए इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो गए हैं। और ये जो है ये क्या है हमारे, ये है सेंट्रोसोम, और इन सेंट्रोसोम से ही ये निकल रहे हैं, दे आर स्पिंडल फाइबर्स। तो ये स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं जो कि जाके कहाँ पे अटैच होते हैं, क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर वाले पोर्शन पे अटैच हो जाते हैं, जहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे बेसिकली इस जगह पे और इस जगह पे इसी तरह सारे क्रोमोसोम्स में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। तो इसी काइनेटोकोर से जाके ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। चलिए पॉइंट्स पे आते हैं। तो क्रोमोसोम्स कम टू लाई एट द इक्वेटर, जैसा कि डायग्राम में देखा हमने। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। जिस प्लेन में ये अलाइन हो जाते हैं क्रोमोसोम उसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। प्लेट नुमा या तस्तरी नुमा आकृति होती है, तो इसीलिए उसको मेटाफेज प्लेट कह दिया जाता है। स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ पोल्स, तो ये पोल हो गया, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ऐसा ही होता है अर्थ पे भी। तो स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ पोल्स आर कनेक्टेड टू क्रोमैटिड्स बाय देयर काइनेटोकोर्स इन द सेंट्रोमियर। तो जैसा हमने दिखाया यहाँ पे कि सेंट्रोमियर के ऊपर ये काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, उसी काइनेटोकोर से ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड रहते हैं। अब आते हैं तीसरे फेज पे, यानी कि एनाफेज पे। एनाफेज जो होता है वो शॉर्टेस्ट फेज होता है, सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा था, प्रोफेज। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडिनली। तो जो सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम्स का वो लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड कर जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम हमने इस तरह से बनाया जिसमें 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडिनली यानी कि इस तरह से डिवाइड करेगा, और ये क्रोमोसोम का हिस्सा इधर चला जाएगा और नीचे वाला हिस्सा नीचे की तरफ। तो सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडिनली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर क्रोमैटिड्स, या इसको अब हम क्रोमोसोम्स कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि अलग अलग हो गए इसके सेंट्रोमियर्स। तो क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई ही कहलाएंगे ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे डिवाइड किया, एक क्रोमैटिड इधर चलाया, दूसरा क्रोमैटिड इधर, इसी तरह हर क्रोमोसोम में हो रहा है। ये भी वही कंपैरेटिव डायग्राम है। एज द स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट द क्रोमैटिड्स मूव फ्रॉम इक्वेटर टू ऑपोजिट पोल्स। तो जैसे जैसे ये देखिए ये लाल वाले ये स्पिंडल फाइबर्स, इनकी लेंथ जैसे जैसे छोटी होती जाती है वैसे वैसे ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये पोल्स की तरफ मूव करते चले जाते हैं। अब ये प्लेट पे नहीं रहते हैं, प्लेट से पोल की तरफ मूव करते जाते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ। फिर लास्ट फेज होती है टेलोफेज। तो टेलोफेज इज अपोजिट ऑफ प्रोफेज। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम्स इकट्ठा हो जाते हैं ऑपोजिट पोल्स पे। ये देखिए ये इधर इस पोल पे आ गया, ये इस पोल पे आ गया। एंड अनकॉइल इनटू क्रोमैटिन फाइबर्स, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन हो रहा है, तो अनकॉइल हो गए।
नेक्स्ट इवेंट क्या होती है यहाँ पे कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो असेंबल हो जाती है अराउंड द क्रोमेटिन फाइबर्स, यानी फिर से न्यूक्लियर एनवेलप बनने लगती है जो कि प्रोफेज में गायब हो गई थी। दस टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म, तो इस तरह से दो अलग अलग न्यूक्लियाई हमको मिलते हैं। फिर न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, ये सब फिर से वापस आ जाते हैं, रीअपियर हो जाते हैं। और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो दे डिसअपियर। तो इस तरह से टीलोफेज के कंप्लीशन होते होते पूरी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। अब साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से दो डॉटर सेल्स मिलेंगे हमको। कैरियोकाइनेसिस की वजह से दो डॉटर न्यूक्लियाई मिल रहे थे, साइटोकाइनेसिस की वजह से दो डॉटर सेल्स मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये कब शुरू होता है? इट स्टार्ट्स व्हेन टीलोफेज इज इन प्रोग्रेस। तो जब टीलोफेज चल रहा होता है तो उसी दौरान साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस तो ये डिवाइड कर गया था, लेकिन साइटोप्लाज्म जुड़ा हुआ था, तो साइटोकाइनेसिस जब होती है तो ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है, हमको दो अलग अलग सेल्स मिल जाती हैं। एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस किस तरह होती है? क्लीवेज फरो फॉर्मेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ, ये देखिए एरो अंदर की तरफ धसाव होता है, और ये धसाव और अंदर होते होते अल्टीमेटली दोनों सेल्स सेपरेट हो जाती हैं। तो ये जो क्लीवेज फरो है ये ग्रेजुअली डीपेंड्स एंड ज्वाइंस इन द सेंटर, डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू। तो क्लीवेज फरो ये टर्म आपको याद रखना है एनिमल्स के केस में। प्लांट्स के केस में क्या होता है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल होता है इसलिए क्लीवेज फरो वाला मेथड जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। प्लांट सेल्स में होता ये है कि जो वेजिकल्स गोल्जी बॉडी से बनते हैं वो इक्वेटर पे आके एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ये देखिए ये जो वेजिकल्स हैं गोल्जी बॉडी के, ये इक्वेटर, यहाँ प्लांट सेल इस तरह से लेटी हुई है ना, अगर खड़ा रख देंगे तो इस तरह से इक्वेटर नजर आएगा, ये इक्वेटोरियल प्लेट इसको कह सकते हैं। तो इस इक्वेटर पे आके वेजिकल्स जो है ये एक्यूमुलेट होते हैं, और जैसे जैसे एक्यूमुलेट होते रहते हैं ये प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बनता है और ये ग्रो करता रहता है, तो दिस इज ग्रोइंग सेल प्लेट। और जब ये सेल प्लेट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये सेल्स दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो वेसिकल्स एक्युमुलेट होते हैं और ये ग्रो करते हैं आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ। जाहिर सी बात है बीच में एक्युमुलेट हो रहे हैं और इधर की तरफ बाहर की तरफ ये ग्रो कर रहे हैं। एंड दे मीट द लेटरल वॉल्स। लेटरल वॉल कौन सी है? ये वाली, ये लेटरल वॉल है। दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म सेल प्लेट। जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो ये तैयार हो जाती है सेल प्लेट। इट सेपरेट्स द टू डॉटर सेल्स। लेटर द सेल प्लेट बिकम्स द मिडिल लैमिला। तो बाद में यही सेल प्लेट क्या बन जाती है? मिडिल लैमिला, यानी सबसे बाहरी कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। तो यानी कि प्लांट सेल में जो फॉर्मेशन हो रहा है या साइटोकाइनेसिस हो रही है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन की हेल्प से हो रही है, जबकि एनिमल सेल में क्लीवेज फरो के फॉर्मेशन से होता है। अच्छा, साइटोकाइनेसिस के दौरान प्लांट सेल में क्या होता है कि ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल्स। यानी कि प्लांट सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं वो भी अपना डिवाइड करते हैं, वो सेल के डिवीजन से पहले खुद ही डिवाइड कर लेते हैं, और जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल्स में हो जाता है। इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें कैरियोकाइनेसिस तो होती है लेकिन उसके तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती जाती है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है। तो सेम साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस की संख्या जब बढ़ जाएगी तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी, जिसको सिनसाइटियम कहते हैं हम। जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। कोकोनट वाटर जो होता है उसको हम लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं, और उसमें यही मल्टी न्यूक्लिएट या सिनसाइटियम वाली कंडीशन प्रेजेंट होती है। ठीक, अब ये माइटोसिस का एक अगर हम ओवरऑल स्टेप या ओवरव्यू देख लें तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरफेज में बेसिकली क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है
और यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स जो है वो दिखाए गए हैं n=3। सेंट्रोसोम्स इसमें प्रेजेंट हैं। प्रोफेज जब आती है तो ये सेंट्रोसोम डिवाइड कर जाता है, इसकी संख्या 2 हो जाती है, तो एक ये और दूसरा ये। साथ ही साथ जो क्रोमोसोम है या डीएनए है वो भी रेप्लिकेट करता है। फिर प्रोमेटाफेज आती है। प्रोमेटाफेज में इक्वेटर पे ये क्रोमोसोम्स अरेंज होना शुरू होते हैं। इसमें बेसिकली क्या क्या होता है, न्यूक्लियस डिसॉल्व हो चुका होता है, माइटोटिक स्पिंडल या माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर जो है वो बन चुके रहते हैं, जो कि सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। फिर मेटाफेज आती है। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट सेंटर ऑफ सेल। सेंटर यानी मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। फिर आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या हो रहा है, माइटोटिक स्पिंडल पुल्स सिस्टर क्रोमेटिड्स टू अपोजिट पोल्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल्स पे स्पिंडल फाइबर्स खींच रहे हैं, यानी क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड कर गए। फिर टीलोफेज आती है। इसमें क्या होता है कि माइटोटिक स्पिंडल गायब हो जाता है, डिसअपियर। न्यूक्लियर एनवेलप वापस फॉर्म होने लगती है और सेल डिवीजन या साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। फिर साइटोकाइनेसिस में आपने अभी देखा कि कैसे साइटोप्लाज्म का डिवीजन कंप्लीट होता है और सेल 2 डॉटर सेल्स में तब्दील हो जाती है। तो ये हो गया सेल साइकिल और माइटोसिस के बारे में। मियोसिस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।